आखिर ईरान की सरकार का सेना का वो कौन सा पहलू रहा जिसका अंदाजा लगाने में अमेरिका और इजरायल की एजेंसियां चूक गई? ईरान में सत्ता और सेना का गठबंधन ही अलग है। कह सकते हैं कि अमेरिका और इजरायल इस गठबंधन को समझने में चूक गए। ईरान में सेना जहां सरकार के अधीन काम करती है, तो वहीं इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए काम करती है। उसका मकसद है ईरान में इस्लामिक शासन की हिफाजत करना। बताया जा रहा है कि ईरान में फिलहाल सभी अहम फैसले IRGC के प्रमुख ही ले रहे हैं। सुप्रीम लीडर तो सिर्फ उनके बारे में जानकारी रखते हैं, यानी उनके पास केवल मामले की जानकारी भेजी जाती है। या यूं कहें कि IRGC प्रमुख अहमद वाहिदी ने ईरान के सुप्रीम लीडर की पावर्स को भी हाईजैक कर लिया है तो गलत नहीं होगा। अमेरिका के साथ जंग के दौरान ईरान में सत्ता और सेना के बीच शक्ति संतुलन की तस्वीर ही बदल गई। पश्चिम मीडिया के अनुसार फिलहाल मुश्तबा खामनेई सिर्फ मोहर लगाने वाले प्रमुख बनकर रह गए। ईरान को लेकर सभी फैसले IRGC के कुछ कमांडर्स ले रहे हैं। दरअसल 28 फरवरी को जंग की शुरुआत में ही आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई, जिनके बाद मुश्तबा खामनेई को सुप्रीम लीडर चुना गया। लेकिन उसके बाद से उन्हें सार्वजनिक तौर पर नहीं देखा गया, केवल उनके मैसेजेस ही आए। पश्चिमी मीडिया के अनुसार मुश्तबा खामनेई घायल है, वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे और फिलहाल उनका इलाज भी किया जा रहा है। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी IRGC संभाल रही है और उनकी लोकेशन के बारे में भी किसी के पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं। यहाँ तक कि सरकार के वरिष्ठ मंत्री भी उनसे बिना IRGC कमांडर की इजाजत के मिल नहीं पाते। ईरान में सुप्रीम लीडर ही चीफ कमांडर भी होते हैं, उन्हें ही सभी बड़े मामलों में फैसले लेने का अधिकार है। आखिर फैसला ईरान के सुप्रीम लीडर ही लेते हैं। मुश्तबा से पहले आयतुल्ला अली खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर थे। वो वरिष्ठ कमांडर्स के साथ में सलाह मशवरा करके फैसला लिया करते थे। लेकिन फिलहाल माना जा रहा है कि ईरान में ये पूरा सीन अब बदल चुका है। पश्चिमी मीडिया के अनुसार फिलहाल सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई सक्षम नहीं है और जंग की वजह से IRGC ने उनकी पावर्स को हाईजैक कर लिया है। मीडिया में IRGC और ईरान सरकार के बीच टकराव की भी खबरें आईं, हालांकि उनकी पुष्टि नहीं हो सकी। माना जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता भी IRGC की वजह से नहीं हो पा रहा। अमेरिका भी समझौतों के बीच सबसे बड़ा रोड़ा IRGC को ही मानता है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान के जिन प्रमुख नेताओं की लिस्ट तैयार की, उनमें IRGC प्रमुख अहमद वाहिदी का नाम भी शामिल है। माना जा रहा है कि ये सभी लोग अब अमेरिका के टारगेट पर हैं। आखिर क्यों IRGC निशाने पर है अमेरिका के और क्यों बातचीत नहीं बन पा रही है ईरान और अमेरिका के बीच में? दावा किया जा रहा है उसमें IRGC मुख्य भूमिका निभाता है, लेकिन आखिर ये IRGC क्या है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल ईरान की सबसे बड़ी ताकतवर सशस्त्र सेना IRGC मानी जाती है। बताया जाता है कि सीधे सुप्रीम लीडर के प्रति जवाबदेही IRGC की होती है। जैसे आयतुल्ला अली खामनेई, उनके आदेश पर आयतुल्ला अली खुमैनी, जिनके आदेश पर 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। ईरान के इस्लामिक शासन की रक्षा का उद्देश्य एक तरह से IRGC का रहा और IRGC की जो यूनिट है वो कुद्स फोर्स देखती है। विदेशों में जो कामकाज है उसके प्रॉक्सी नेटवर्क्स को हथियार प्रोवाइड करना या फिर ट्रेनिंग देने का काम भी कुद्स फोर्स का ही होता है। लेकिन एक और सबसे खास बात, ये दावा ये किया जा रहा है कि IRGC तो मुख्य रोल में है, लेकिन सुप्रीम लीडर तो सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जैसे पहले आयतुल्ला अली खामनेई थे, उसके बाद में उनकी मौत के बाद मुश्तबा खामनेई, जो कि आयतुल्ला अली खामनेई के बेटे हैं, वो कमान संभालते हैं। लेकिन कई बड़ी अलग अलग थ्योरी सामने आई। दावा किया जा रहा है कि IRGC अब सिर्फ खुद फैसले लेती है और मुश्तबा खामनेई को सिर्फ फैसले लेने के बाद में एक तरह से डिटेल दी जाती है। मुश्तबा खामनेई के बारे में भी जान लीजिए। मुश्तबा खामनेई आखिर कौन है? फिलहाल मुश्तबा खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। IRGC उनके प्रति जवाबदेह है। हालांकि खबर है कि IRGC खुद ही फैसले लेकर मुश्तबा को सिर्फ उन फैसलों की जानकारी दे देती है। मुश्तबा खामनेई के बारे में दरअसल कहा जाता है कि काफी कद्दावर नेता और कट्टर नेता के तौर पर उनकी भूमिका रही।
1969 को वो जन्मे मशहद शहर में, ईरान में ही पले बड़े, ईरान में ही उनकी मुख्य पढ़ाई हुई। आयतुल्लाह अली खामनेई के बड़े बेटों में माने जाते हैं, गंभीर विषयों की समझ रखते हैं, दूसरे बड़े बेटे हैं। उनकी शिक्षा की बात कही जाती है कि वो चाहे बात एडवांस स्टडीज की तरफ ही क्यों ना गए हों, लेकिन कौम में रूढ़िवादी धर्मगुरुओं के प्रति भी उनकी उसी तरह से एक तरह से झुकाव रहा। धार्मिक शिक्षा उन्होंने उनसे ली। और यही नहीं बल्कि इराक के साथ में जब युद्ध हुआ तब खुद सेना में वो तैनात रहे, हबीब बटालियन में। बताया जाता है कि आयतुल्लाह अली खामनेई के वक्त में खामनेई के दफ्तर में काफी प्रभावशील शख्स के तौर पर मुश्तबा की भूमिका रहती थी, डिसीजन मेकिंग के तौर पर। मुश्तबा के IRGC अधिकारियों के साथ में भी काफी अच्छे संबंध माने जाते हैं। वहीं 2019 में अमेरिका ने मुश्तबा पर कई बार प्रतिबंध लगाए थे और मुश्तबा का जो तरीका रहा है हमेशा मनमाने तरीकों से फैसले लेने का, उसके चलते वो काफी विवादों में भी रहे हैं। मुश्तबा खामनेई या खामनेई परिवार पर कई बार आरोप लगते रहे हैं मनमानी के, संपत्तियों के। हालांकि मुश्तबा खामनेई की संपत्ति की कोई भी सार्वजनिक तौर से जानकारी सामने नहीं आई है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, इस समय की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग। मिडिल ईस्ट में 16 अमेरिकी बेसेस को हुआ है भारी नुकसान। बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में 16 अमेरिकी बेसेस को भारी नुकसान की खबर है। ईरान के हमलों से अमेरिका को भारी नुकसान हुआ। CNN की रिपोर्ट में दरअसल ये बड़ा खुलासा हुआ था। बोइंग E-3 सेंट्री जैसे विमानों को भी निशाना बनाया गया है, ये भी जानकारी सामने आई है। ईरान के हमलों से अमेरिका को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है और ये नुकसान सैन्य स्तर पर भी है। मिडिल ईस्ट में 16 अमेरिकी बेसेस तबाह हो गए हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इराक में इरबिल में बड़े हमले की खबर है। ड्रोन हमले की खबर सामने आई, ईरानी प्रॉक्सी के हमले की आशंका। बड़ी खबर, हमले के बाद यूएस डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन वो यूएस डिफेंस सिस्टम एक्टिव होता उसके पहले ही इराक के इरबिल में ड्रोन अटैक हो चुका है। ईरान की तरफ से यह हमला किया गया। बताया जा रहा है कि ईरान के समर्थक जो प्रॉक्सी अलग अलग संगठन है, उनकी तरफ से इन हमलों को अंजाम दिया गया। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइलें और ड्रोन तो है ही, प्रॉक्सी संगठन भी उसकी ताकत का अहम हिस्सा है। ईरान के लिए उसके प्रॉक्सी संगठन कितने अहम हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ईरान वार्ता की टेबल पर तब तक नहीं आया जब तक अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमले थमे नहीं। साथ ही लेबनान में भी सीज फायर का ऐलान नहीं हो गया। ईरान के प्रॉक्सी संगठन अक्सर पड़ोसी मुल्कों के लिए सिरदर्दी साबित होते रहे हैं। हालांकि ईरान ने कभी भी प्रॉक्सी संगठनों को सपोर्ट करने का खुलकर ऐलान नहीं किया, लेकिन उसने इन संगठनों का सपोर्ट रोका भी नहीं है। अब यूरोप में भी यहूदी संगठनों पर हमलों ने नए संगठन पर ईरान का प्रॉक्सी होने का शक और भी ज्यादा पुख्ता कर दिया है। तस्वीरें हैं लंदन की, जहां एक शख्स ने 2 यहूदी नागरिकों पर हमला कर दिया। यह हमला इतना भीषण था कि एक शख्स को गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। इस हमले के मामले में एक नए संगठन हरकत अशाब अल यमीन अल इस्लामिया का नाम सामने आ रहा है। पश्चिमी मीडिया में आई खबरों के अनुसार हरकत अशाब संगठन का मकसद यहूदियों में खौफ फैलाना और अब इसके लिए हाइब्रिड वॉर की शुरुआत की गई। ईरान के प्रॉक्सी के तौर पर हूती और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों का नाम सामने आता है, लेकिन अब ग्रेट ब्रिटेन में हरकत अशाब संगठन का नाम सामने आ रहा है, जो यहूदी समुदाय के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार हरकत अशाब संगठन यूरोप में एक्टिव है और इसका मकसद यहूदियों में डर फैलाना है। इसके लिए यह पूरे यूरोप में छोटे छोटे हमले को अंजाम दे रहा है। लंदन में 2 यहूदियों पर हुआ हमला इन्हीं हमलों में एक कड़ी माना जा रहा है।
बताया जा रहा है कि हरकत अशाब अल यमीन अल इस्लामिया संगठन के बारे में मार्च 2026 में पहली बार जानकारी सामने आई थी। यह संगठन यूरोप में ऑनलाइन माध्यमों से अपने मकसद को अंजाम दे रहा है। हालांकि अब तक इस संगठन को ईरान का समर्थन हासिल है या नहीं, इस बारे में पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई। दावा किया जा रहा है कि हरकत अशाब संगठन ने बेल्जियम और लंदन में यहूदियों के खिलाफ हमले को अंजाम दिया। हालांकि ब्रिटेन की पीएम कीर स्टारमर ने एक बयान में कहा कि ब्रिटिश सरकार ऐसे संगठनों से और मजबूती से निपटेगी और यहूदियों के खिलाफ किसी भी हिंसक भावनाओं को तुरंत कुचल दिया जाएगा। ईरान के प्रॉक्सी संगठनों में सबसे बड़ा नाम हिजबुल्लाह का आता है। यह संगठन लेबनान में सक्रिय है। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह संगठन लेबनान के एक बड़े हिस्से में एक समानांतर सरकार चलाता है। हिजबुल्लाह के वरिष्ठ नेता लेबनान की संसद के सदस्य भी हैं। हिजबुल्लाह के अलावा यमन में मौजूद हूती भी ईरान की ही प्रॉक्सी है। हूती का खतरा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हूती के दम पर ही ईरान ने दुनिया के एक बड़े व्यापारिक रूट यानी बाब अल मंडेब को ब्लॉक करने की धमकी दी थी। हूती लड़ाके बाब अल मंडेब से गुजरने वाले जहाजों पर हमले करते रहते हैं। बताया जा रहा है कि ईरान के IRGC की ओर से ही हिजबुल्लाह और हमास समेत दूसरे प्रॉक्सी संगठन के लड़ाकों को ट्रेनिंग, हथियार और दूसरी मदद दी जाती है। हिजबुल्लाह और हूती के पास ईरानी मिसाइलों का बड़ा जखीरा है। इसके अलावा वह ईरान के ड्रोन का भी इस्तेमाल करते हैं। ईरान के प्रॉक्सी संगठनों की लिस्ट में एक और नाम यानी हरकत अशाब अल यमीन अल इस्लामिया का भी जुड़ता दिख रहा है। अगर ऐसा है तो यकीनन ये खबर दुनिया के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हरकत अशाब अल यामीन अल इस्लामिया संगठन, जिसको लेकर अब चर्चा जोरों शोरों से है, आखिर ये संगठन किस तरह का है। दरअसल लंदन में यहूदी समुदाय के 2 लोगों पर अटैक हुआ। हरकत अशाब अल यामीन अल इस्लामिया ने इसकी एक तरह से जिम्मेदारी ले ली। एक अकेले हमलावर ने इस पूरे हमले को अंजाम दिया, जानकारी ये है। और इस संगठन के बारे में जो जानकारी है उसमें बताया जाता है यूरोप में पिछले 2 महीनों में यहूदियों पर अटैक की जिम्मेदारी लेने वाला दरअसल यही एक तरह से संगठन रहा है। और ये संगठन, दावा किया जा रहा है कि इसको भी कहीं ना कहीं ईरान का समर्थन है, ईरान के इस प्रॉक्सी संगठन में शामिल हो रहा है। ईरान के प्रॉक्सी संगठन के बारे में भी जरा समझ लीजिए, जिसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम है हिजबुल्लाह का। ईरान का सबसे शक्तिशाली प्रॉक्सी इसे माना जाता है और लेबनान की सियासत में बहुत अहम भूमिका हिजबुल्लाह निभाता है। ईरान से दरअसल कई मिसाइलें उसे मिलती है, हथियारों का जखीरा, हथियारों की मदद उसे मिल जाती है। इसके बाद में अगला नाम है हमास का। गाजा में सक्रिय फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन। ईरान से वित्तीय और सैन्य मदद मिलने की भी खबर इस दौरान सामने रही। जिसमें अगला नाम आता है प्रॉक्सी संगठन में, वो है हुती। यमन में मौजूद सशस्त्र लड़ाकों का एक बड़ा समूह जिसे हुती कहा जाता है। लाल सागर में जहाजों पर अक्सर हमले जो होते हैं उसमें हुती विद्रोहियों का ही नाम है। सऊदी अरब के खिलाफ बड़े एक्टिव वे में ये मूवमेंट्स को अंजाम देते हैं और वो मूवमेंट को अंजाम देने वाले हुती ही हैं।
अब इस्लामिक रेजिस्टेंस कताइब, हिजबुल्लाह और नुजाबा जैसे गुट भी इसमें शामिल बताए जाते हैं, जिसमें इस्लामिक रेजिस्टेंस में इसे शामिल किया गया है। इराक में अमेरिकी ठिकानों पर जो हमले हुए, दरअसल वो तमाम हमले इसी संगठन के माध्यम से अंजाम दिए जाते हैं और यही जो प्रॉक्सीज हैं वो ईरान की बड़ी ताकत है और इजराइल के साथ साथ तमाम मिडिल ईस्ट या अमेरिका की बड़ी चुनौती। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग इजरायली सेना से जुड़ी हुई तो बड़ी खबर, इजरायली सेना का बड़ा ऑपरेशन जारी है। दक्षिणी लेबनान में इजराइल के ताबड़तोड़ हमले देखने को मिल रहे हैं। 24 घंटों में करीब 50 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हुई। हवाई हमलों के जरिए आतंकी ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी दरअसल एक एक करके ध्वस्त किया जा रहा है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। लगातार दक्षिणी लेबनान में हमले कर रहा है जिस तरह से इजराइल, उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि इजराइल फिलहाल रुकने वाला नहीं है और सीजफायर उसके लिए बहुत बेमानी शब्द है। 24 घंटों में 50 से ज्यादा ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करके कई ठिकानों को ध्वस्त नेस्तनाबूद कर चुका है इजराइल। आइए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लाल सागर की। लाल सागर का पानी अब उबाल मारने को है और इस बार जंग के मोहरे हुती विद्रोही नहीं बल्कि दो बड़े ग्लोबल लीडर्स हैं, तैयब एर्दोगन और बेंजामिन नेतन्याहू। एक तरफ तुर्की का ऑयल दाव पर है तो दूसरी तरफ इजराइल का मिलिट्री मास्टर स्ट्रोक। सोमालिया और सोमालीलैंड अब सिर्फ दो देश नहीं है बल्कि तुर्की और इजराइल के लिए बिछी एक खतरनाक शतरंज की बिसात बन चुके हैं। क्या ये इलाका आने वाले दिनों में तीसरे विश्व युद्ध का शुरुआती पॉइंट बनेगा? तुर्की ने हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अपनी जड़ें बेहद मजबूती से जमा ली हैं। एर्दोगन ने सोमालिया को अपना खास दोस्त बनाया और इसके पीछे सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि अरबों खरबों का खजाना है। रिपोर्ट्स की माने तो सोमालिया के समुद्री इलाके में 30 अरब बैरल तेल और 6 अरब क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार छिपा है। तुर्की इसी खजाने पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। साल 2011 से तुर्की ने सोमालिया में भारी निवेश किया है। सड़कें, स्कूल और सबसे बड़ी बात सेना को ट्रेनिंग देना। आज सोमालिया में तुर्की का सबसे बड़ा विदेशी ट्रेनिंग बेस मौजूद है। और तो और एर्दोगन का सपना सिर्फ समंदर तक महदूद नहीं है, वो सोमालिया में एक स्पेस पोर्ट यानी कि अंतरिक्ष केंद्र भी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। यानी तुर्की की नजर जमीन से लेकर आसमान और समंदर तक है। लेकिन तुर्की का ये दबदबा नेतन्याहू को मंजूर नहीं था। जवाब में इजराइल ने एक ऐसा दांव खेला जिसने हिलाकर रख दिया। इजराइल ने सोमालिया के विद्रोही इलाके सोमालीलैंड को ही मान्यता दे दी। जी हां, नेतन्याहू के नेतृत्व में इजराइल दुनिया का पहला देश बना जिसने सोमालीलैंड को एक आजाद मुल्क के तौर पर मान्यता दी है। इसके पीछे की रणनीति समझिए। अदन की खाड़ी, सोमालीलैंड का तट यमन के ठीक सामने है। इजराइल यहाँ एक मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। इसका सीधा मकसद है हूती विद्रोहियों की हर हरकत पर नजर रखना और लाल सागर के व्यापार मार्ग पर इजरायली नौसेना का दबदबा कायम करना। हूतियों के हमले से परेशान इजराइल के लिए सोमालीलैंड का यह इलाका किसी लाइफ लाइन से कम नहीं है। तुर्की इस कदम पर आग बबूला है।
एर्दोगन इसे सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बता रहे हैं। सवाल ये है कि तुर्की और इजराइल में ये तनातनी इतनी गहरी क्यों है? क्या ये सिर्फ सोमालिया तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, ये गाजा से लेकर सीरिया और पूर्वी मध्य सागर तक फैली हुई दुश्मनी है। तुर्की जो खुद को मुस्लिम दुनिया का लीडर मानता है, वो पूर्वी मध्य सागर में साइप्रस और ग्रीस के करीब अपनी ताकत बढ़ा रहा है, जिससे इजराइल पहले से ही खफा है। अब सोमालिया और सोमालीलैंड में आकर ये दोनों देश आमने सामने खड़े होंगे। तुर्की चाहता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर उसका एक तरफा कंट्रोल हो, जबकि इजराइल लाल सागर में अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ये दोनों सैन्य शक्तियां एक दूसरे के प्रभाव को खत्म करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही हैं। सोचिए, अगर ये दोनों देश इस क्षेत्र में टकराते हैं तो इसका असर क्या होगा? लाल सागर दुनिया के व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण रूट है। अगर यहाँ दो बड़ी सैन्य शक्तियां प्रॉक्सी वॉर यानी छद्म युद्ध लड़ेंगी तो ग्लोबल सप्लाई चेन का क्या होगा? पेट्रोल की कीमतें, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता सब कुछ दांव पर है। तुर्की का प्रभाव और इजराइल की आक्रामकता दोनों ही इस क्षेत्र में एक बारूद का ढेर बिछा चुके हैं। क्या ये टकराव किसी बड़े युद्ध का आगाज है या फिर कूटनीतिक बातचीत से इसका कोई हल निकलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।